गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन क्लास 9th में जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, पीपल एज रिसोर्स, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अपन ने सेल्फ कंजप्शन तक पढ़ लिया था, हिस्टोरिकल वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से अपन को पढ़ना था। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। जो हमारी मतलब पॉपुलेशन की क्वालिटी है, जो लोगों की क्वालिटी, वो किस पे डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट मतलब होता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी हमारी एजुकेशन है, उसको हम लिटरेसी बोलते हैं। हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंसान की जो हेल्थ होती है उससे उसकी लाइफ का पता चलता है कि वो कितनी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और उसका स्किल फॉर्मेशन कितना है। बाय द कंट्री, द क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जो हमारी क्वालिटी है पॉपुलेशन की, जो लोगों की पहचान है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसकी ग्रोथ किस हिसाब से होगी। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एजुकेशन। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो इसमें दो मेन पॉइंट है, तो आपको इसको अच्छे से डिस्कस करना है। जैसे अपन ने सकल के एजुकेशन में पढ़ा था कि उसने बहुत मेहनत करी थी, उसकी एक बहुत अच्छी जॉब भी थी और उसकी एक अच्छा सैलरी पैकेज भी था। उसी तरीके से उसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इनपुट भी था और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी। इट ओपन न्यू हॉरिजॉन फॉर हिम, प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज फॉर लाइफ। नॉट ओनली फॉर सकल्स एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। इट इन्हेंस द नेशनल इनकम। कोई भी इंसान कमाता है, कैसा भी कमाए, उसका जो इनकम होती है वो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम कहलाती है। कुछ भी, जैसे भी हम जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब करें या किसी भी हिसाब से कोई भी जॉब करते हैं, तो हमें नेशनल इनकम में वो इंक्लूड होती ही है। कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। उससे हमारी कल्चरल की रिचनेस भी हमें पता पड़ती है। देयर इज़ अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन with a special emphasis on girls. This is also an establishment of pace setting of schools like नवोदय विद्यालय। जैसे हर गांव हो या हर डिस्ट्रिक्ट हो, हर स्टेट हो, वहाँ पर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, इसीलिए कि वहाँ पर जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, वो वहाँ पर एजुकेशन ले सके, वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप कर सके और लार्ज नंबर में हाई स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ सके और सारा नॉलेज और सारी स्किल्स डेवलप कर सके। The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan. फर्स्ट प्लान में 151 करोड़ रुपए का इंक्रीजमेंट हुआ था। जैसे 5 ईयर के प्लान होते हैं, इसमें क्लियरली नहीं बता रखा है। उसमें से जो फर्स्ट प्लान था उसमें 151 करोड़ का जो फर्स्ट प्लान था उसमें 3766.90 करोड़ 11th प्लान तक में लगे थे। द एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3% in 2015 and has remained stagnant around 3% of past few years. The budgetary estimate has established human being as a positive assets, a precious national income of resource. मतलब जो हमारा ह्यूमन बींग है, हम जो हैं उसमें क्या है, हम क्या एक पॉजिटिव असेट्स है। असेट्स मतलब क्या होता है? जिसमें हमें प्रॉफिट होता है। और डेवलप्ड हमारे जो टेंडर्स होते हैं, जो हमारे केयर डायनिज्म होते हैं और जो हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ होती है पीजेंट्स की, एग्रीकल्चर की, डिफरेंट रेंज में अलग अलग प्रॉब्लम्स में रिक्वायर्ड होती है। द कैटलिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस नीड्स टू बी प्लान्स एंड एग्जीक्यूटेड विद अ ग्रेट सेंसिटिविटी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कब बनी थी? 1986 में। डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइन टू 2.7%। 2.7% थी 2017 से 18 में। और उसका जो लिटरेसी रेट है, मतलब जो एजुकेशन रेट है, वो इंक्रीज होकर 18% हुआ 1951 में टू 74% टू 2010 से 11 में। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट। जो हमारे पढ़ने लिखने का जो हमारा अधिकार है, वो सिर्फ हमारा एक हक ही नहीं है, ये हमारी नीड भी है सारे सिटीजन्स की और हमारी ड्यूटी भी है। However, a vast difference is noticed across the different section of population. Literacy among males, जो मेल्स की लिटरेसी रेट है, मतलब जो एजुकेशन है, वो 16.6% है और जो फीमेल्स की है वो कितनी है? 16.1% है। अर्बन एरियाज़ में, अगर हम रूरल एरियाज़ में कंपेयर करते हैं तो 2011 में जो लिटरेसी रेट थी वो 94% थी केरला की और 62% थी बिहार की। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम इज एक्सपांडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015 to 16।
Unfortunately, this is a huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling, high drop rate. सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing a elementary education. ये मेन है, ये इम्पॉर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान कितने एज के ग्रुप में स्टार्ट हुआ था, तो 2010 में स्टार्ट हुआ था 6 से 14 साल के बच्चों के बीच में. इट इज़ अ टाइम ऑफ बाउंडेड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू करा था, इसमें पार्टनरशिप में स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ने भी उनकी हेल्प करी थी इस गोल को अचीव करने में. इट इज़ अ ब्रिज ऑफ कोर्सेज. ब्रिज कोर्सेज भी करवाते थे, जैसे कोई बच्चा जैसे 3rd से डायरेक्टली 5th में आता है या 10th से डायरेक्टली 12th में आता है, तो जो मतलब एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में ब्रिज कोर्स करवाते थे जिससे उसे 11th की पढ़ाई समझ में आए, जो उसने साल गैप करा है उसकी पढ़ाई उससे क्लियर हो. मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करी थी, इम्प्लीमेंट करी थी कि जो मिड डे मील मतलब खाने की जो लंच की व्यवस्था वो भी स्कूल में ही हो और चिल्ड्रन में बहुत सारे इम्प्रूव हो और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उनके वो भी इनकरेज कर रहे थे, उससे उनकी अटेंडेंस भी इम्प्लीमेंट होने लगी थी, इनकरेज होने लगी थी. द 12th प्लान endeavors to raise the country gross enrollment ratio GER in higher education in the age group of 18 to 23 years. 18 से 23 साल के बीच में जो हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में भी बहुत रेस हुआ था. 25.2% था 17-18 में और 30% था 20-21 में. विच मतलब हम ये कोई बहुत ज़्यादा पहले सालों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी 2-3 सालों की बात कर रहे हैं. The quality of adoption of a state-specific curriculum modification and vocationalization and networking the information technology. The plan also focuses on distance education and formal and non-formal distance and IT education institutions. ये टेबल दे रखी है हमें नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन की जो हायर एजुकेशन में फैकल्टी है. जैसे 1950 में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने थे, 750 थे, उसमें से यूनिवर्सिटीज़ कितनी सी थी, 30 थी. स्टूडेंट्स कितने थे, 2,63,000 थे और टीचर्स कितनी थी, 24,000 थी, यूनिवर्सिटीज़ की भी और कॉलेजेस की भी. उसी तरीके से पूरी टेबल दे रखी है, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा. 18-19 में बता रखा है कि जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, 911 और उसके जो कॉलेजेस है वो नहीं बता रखे. 17-18 में जो टीचर्स की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कितनी टीचर्स थी, 12,84,957 और स्टूडेंट्स कितने थे, 366,42,378 और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, 851. 17-18 में UGC एनुअल रिपोर्ट 10-11 12-13 ये पूरी 10-11 की, 12-13 की, 13-14 की, 15-16 के एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है. हैज़ बिन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज. लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलेजेस. आपने इस टेबल में देखा कि हर साल बाद में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इनरोलमेंट स्टूडेंट में सब में इंक्रीमेंट हुआ और टीचर्स में भी बहुत इंक्रीमेंट हुआ. 1951 टू 15-16 तक में टीचर्स में भी बहुत इंक्रीमेंट हुआ. पहले टीचर्स मतलब कितनी कम थी, मतलब अपन सोच सकते हैं कि कितने उस वक्त लोग अनपढ़ थे और आज कितने एजुकेटेड हैं. हेल्थ की बात करते हैं तो फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट. हमारी फर्म, हमारी इकोनॉमी सिर्फ यही चाहती है कि हमें प्रॉफिट कैसे होता है. डू यू थिंक एनी फर्म would be introduced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? The health of a person's help in realize her potential and the ability of fight illness. हमारी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए क्या होता है, अगर हमें थोड़ा भी फीवर होता है, हमारी थोड़ी भी इलनेस होती है तो हम उससे लड़ सकें. हमारी पोटेंशियल, एनर्जी और हमारी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. ही या शी विल नॉट टू एबल टू मैक्सिमाइज हर आउटपुट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नहीं तो हम एबल ही नहीं होंगे कि हम कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी ग्रोथ आगे ओवरऑल हो सके. Health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. हेल्थ इम्प्रूव रहे यही हमारी कंट्री की सबसे मेन प्रायोरिटी, क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे तभी हम आगे कुछ ग्रोथ कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी को प्रॉफिट कर पाएंगे और कुछ कमा पाएंगे. अगर हम ही अच्छे नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. Our national policy to aims to improving accessibility of healthcare, family welfare and nutrition service with a special focus on population. हमारी जो सरकार ने भी और हमारी जो हेल्थ एजुकेशन ने भी सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ पे ध्यान दिया है, हमारी इम्प्रूवेशन के लिए. हमारी नेशनल पॉलिसी भी यही बताती है हमें, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ सही नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते.
ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, लास्ट 5 डिकेड्स मतलब एक डिकेड में 100 साल होते हैं, तो लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने बहुत अच्छा मतलब बिल्ड कर रखा है वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ऑल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड एट अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, प्राइवेट सेक्टर बना रखे हैं, वो भी बहुत अच्छे बिल्ड कर रखे हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं अपन ने पहले अभी चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट की वीडियो में। सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, ये सारे ही सेक्टर इन लोगों ने कवर अप कर रखे हैं। ये भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की टेबल दे रखी है, ये भी आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। देर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन द बेसिक फैसिलिटीज़, ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है अभी भी इंडिया में जहाँ पर कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ हमें अभी भी नहीं मिलती है। देर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, हमारी पूरी कंट्री में सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस है और 301 डेंटल कॉलेजेस है। 301 कितने डेंटल मतलब दांत का दवाखाना है। जस्ट 4 स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात करते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉलेजेस वहीं पर है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है कि जो मतलब क्वालिफाइड है, जो ग्रेजुएशन है, जो पीजी है, जो क्वालिफाइड है और उसके बाद में वो जॉब करना चाहता है फिर भी उसे जॉब ना मिले, उसे हम अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। जैसे शकल की मदर जो शीला थी, वो लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक वर्कर, मतलब वो डोमेस्टिक वर्कर का काम करती थी। मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक मतलब वर्कर मतलब क्या होता है। और वो चिल्ड्रंस की, बच्चों की भी हेल्प करती थी और उसके हस्बैंड की भी हेल्प करती थी फील्ड में। शकल का जो ब्रदर था जीतू एंड उसकी जो सिस्टर थी सीतू, वो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करता था प्लेइंग करने में, खेलने में। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कांट फाइंड जॉब्स। मैंने आपको क्या बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंसान जब होता है जब वो जॉब करना चाहता हो, उसकी वेजेस मतलब उसको इतनी कम मिलती हो, जैसे कि आज हम बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब आ सकती है, 30 to 40,000 तक पर मंथ आ सकती है, पर फिर भी हम 5-10 हज़ार रुपये में काम करें, तो ये हमारे लिए हमारी बेरोज़गारी ही हुई कि हमारी वेजेस इतनी कम है, हम क्वालिफाइड है और हमें फिर भी ढंग की जॉब नहीं मिल रही है। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड डोमेस्टिक डोमेन। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स ऑफ पॉपुलेशन। जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। जो जीतू, सीतू और शीला है वो भी कायम में अनएम्प्लॉयमेंट में काउंटेड होंगे। इस पूरे पैराग्राफ में ये बता रखा है कि जो 15 से 59 ईयर्स की एज होती है उसी में ही लोग सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते हैं। जो क्वालिफाइड तो होते हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिलती, और अगर जॉब मिलती तो पैसे कम मिलते हैं। शकल का जो ब्रदर था और जो उसकी सिस्टर थी डू नॉट फॉल विद इन द एज ऑफ ग्रुप, सो देर कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड। जो उसके ब्रदर सिस्टर थे वो इस एज में नहीं आते 15 से 59 की एज में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएंगे। शकल की जो मदर है शीला, वो फैमिली में मतलब वर्क करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड अ डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के लिए बाहर भी काम करती है। शी टू नो कैन नॉट अनएम्प्लॉयड, वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगी। शकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो इस स्टोरी में मेंशन नहीं कर रखे हैं, पर वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल और अर्बन एरियाज। इन दोनों एरियाज में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें मिलते हैं। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज़ अ सीजनल एंड डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक सीजनल और एक डिस्टिंग्विश्ड। सीजनल मतलब क्या होता है वो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब होता है जो छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, मतलब जो हमें पता नहीं पड़ता है पर वो अनएम्प्लॉयड होता है, जो बेरोजगार होता है, उसके बारे में इसमें आगे बता रखा है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पहले पढ़ते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। जब मतलब ऐसे लोग जो मतलब जॉब्स फाइंड नहीं कर पा रहे, उसमें एबल नहीं है। और ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, मतलब कि जैसे 12 महीने, अगर हम एग्रीकल्चर की फील्ड को लेकर चलते हैं तो 12 महीने उसमें से 10 महीने हमने काम करा और 2 महीने हम फ्री बैठे, तो उस 2 महीने के लिए हम क्या हुए, अनएम्प्लॉयड हुए, और 10 महीने के लिए हम एम्प्लॉयड हुए। ऐसे जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उन्हें हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे जो जैसा 6 महीने हमने जॉब करी, 6 महीने पैसा कमाया, जब हम एम्प्लॉयड हुए, और हमने 6 महीने जॉब नहीं करी, जब हम घर बैठे, उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं।
जैसे हम एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल लेते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि जैसे सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, वेडिंग है, थ्रेशिंग है, सब करते हैं। मतलब थोड़े मंथ हम उसमें काम करते हैं और थोड़े मंथ हम नहीं करते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। इन केस ऑफ डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अवेयर टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट व्हेन दे। अब डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट का अगर अपन एग्जांपल देते हैं तो जैसे एक खेत है और उस खेत में 5 लोगों का काम है, 1 कुंटल गेहूँ बो रहे हैं, तो उसमें से 5 लोगों से काम चल सकता है, पर वहाँ जाके 8 लोग काम करेंगे, तो वो 3 लोग जो है वो डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब छुपे हुए बेरोजगार हुए, क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर वो नहीं होते तो भी वो काम हो जाता, पर वो एक्स्ट्रा लोग हैं। मतलब 5 पीपल को इंगेज होना चाहिए और वहाँ पर 8 लोग इंगेज है और 3 पीपल कौन है, एक्स्ट्रा है। दिस 3 पीपल्स ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स, ये दूसरी जगह भी काम कर सकते थे पर ये वहीं पर कॉन्ट्रीब्यूट अपना कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड, अगर हम इन 3 लोगों को उस प्रोडक्टिविटी उस फील्ड में से हटा भी थे तो विल नॉट डिक्लाइन, हमारे काम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिनन, आजकल बहुत ऐसे एजुकेटेड है, मतलब ग्रेजुएशन पीजी हैं जिनको जॉब नहीं मिलती और वो अनएम्प्लॉयड है। मैनी यूथ विद मेट्रिकुलम, जिसने मतलब 10-12 कर रखी है, जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनकी डिग्री होने के बाद में भी उन्हें जॉब फाइंड नहीं हो पाती है। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculars। अगर हम अभी की बात करते हैं तो हमारी स्टडी से हमें ये पता पड़ता है जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए उनकी दर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोगों को जॉब नहीं मिलती है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories with shortage of manpower in others. There is unemployment among the technically qualified person as one end, while the dearth of technical skills are required for economic growth. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मेन पावर रिसोर्स, यहाँ पर मेन पावर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, क्योंकि लड़के नहीं लड़कियाँ भी कमाती है। पीपल हु आर एन असेट्स फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लिएबिलिटी, आज हम जो हमारी इकोनॉमी जो हमारा असेट्स है वो हमारी लिएबिलिटी में चेंज होने लग जाएगी अगर हम इसी तरीके से बेरोजगार रहे तो। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेस एंड डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और ज़्यादा पैसा कमा सके। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। Unemployment stands to increase economic overload. The dependence of the unemployment on the working population increases. The quality of life of an individual as a society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising from the school system. Hence, unemployment has detrimental impact for overall ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट का जो मतलब इम्पैक्ट है वो हमारी पूरी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इसी तरीके से बढ़ती रही तो जो हमारी इकोनॉमी है वो डिप्रेस्ड में चली जाएगी। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स, हमारे सारे रिसोर्स भी वेस्ट हो रहे हैं, विच कुड हैव बी गेनफुली एम्प्लॉयड, जिसे हम गेनफुली एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं। इफ़ पीपल कैनॉट बी यूज एज अ रिसोर्स देन नेचुरली अपेयर एज अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी, अगर हमारे रिसोर्स भी इसी तरीके से मतलब हम वेस्ट करते रहिए तो एक दिन हमारे जो सारे रिसोर्स हैं वो भी सब ख़त्म हो जाएंगे। इन द केस ऑफ इंडिया स्टेटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, पर हमारे इंडिया में अगर हम अभी देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो लो होती जा रही है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, भले ही यहाँ पर लोग क्या है कम पैसों में कम वेजेस सब कम सैलरी में काम करते हैं बट काम कुछ ना कुछ करते हैं। दे अपेयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इट टर्म्स ऑफ इन देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडवोकेट फॉर देम, जितनी मतलब उन्हें पूर्ति नहीं है, जितने वो ग्रेजुएट हैं, जितने वो पढ़े लिखे हैं उतनी सैलरी उन्हें नहीं मिलती है। दे मे देयर फॉर वॉन्ट टू वर्क फॉर ऑफ देयर चॉइस, पुअर पीपल कैनॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिविटी and earning a potential. Their earning keeps to a bare subsistence level. Can you remember how much did you pay? You asked him. शूज़ और स्लीपर्स, आपको आप जैसे जानते हो क्या कि आप अपने शूज़ आपने जो स्लीपर्स हैं मुझे पॉलिश कराते तो इनको कितने पैसे देते हैं। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field even though everybody is needed.
मतलब अगर हमारी पूरी फैमिली में कोई ना कोई, जैसे अगर हम एक ही जना कमाता है पूरी फैमिली में, तो सारे जो दूसरे लोग हैं वो उस एक ही इंसान पर डिपेंड है, मतलब एक तरीके से बोझ है। पर अगर उसमें दो तीन लोग कमाएंगे तो इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं आएगी। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। This concept of sharing of work in the field and to produce reduces the hardship of unemployment in sector, but this not reduce the poverty। पर हम इससे पावर्टी, हमारी गरीबी को ख़त्म नहीं कर सकते। Let us discuss about the employment of Scania in the three sectors mentioned earlier। Agriculture is the most labor absorbing sector in the economy। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इंगेज और सबसे ज़्यादा मोस्ट लेबर, सबसे ज़्यादा लोग इसी फील्ड में काम करते हैं। In recent years, there has been decline in the dependence of population on agriculture। Some of the surplus labor in the agriculture have moved the secondary और tertiary sector। टेरिटरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ये आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। इन केस ऑफ टेरिटरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मतलब छोटे छोटे बिजनेस ही लोग करते हैं। इन केस ऑफ टेरिटरी सेक्टर में बहुत सारी न्यू सर्विसेज है, न्यू अपेयरिंग, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ें टेरिटरी सेक्टर में आती है। ये सब चीज़ें भी लोग कर रहे हैं। हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, ये एक विलेज की स्टोरी है। तो देयर वॉज अ विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज, ईच फैमिली प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड। मतलब हर एक फैमिली इतना तो कमाती है जितने से वो अपना पेट भर सके। ईच फैमिली मीट इट्स नीड्स बाय अ मेंबर्स मेकिंग और ओन क्लोथ्स, टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। तो हर फैमिली में किसी न किसी को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, जैसे टीचिंग करना, ओन क्लोथ सिलना, ये सारी चीज़ें हमें आती है। तो वन ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन्स टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। उनने अपने एक बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में डाला। द बॉय गॉट इज एडमिशन एंड नियर बाय द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसका एडमिशन भी हुआ, तो वो एग्रीकल्चर का काम सीखने लगा। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद वो क्वालिफाइड हुआ, तो वो एक एग्रो इंजीनियरिंग बन गया और उसने विलेज में एग्रो इंजीनियरिंग का बहुत सारा काम संभाल लिया और बहुत सारा क्रिएटिव डिज़ाइन और इम्प्रूवमेंट, जैसे प्लग की और इन सब की इंक्रीज कर दी, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी लेकर आया। दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड एंड फील्ड इन द विलेज। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन द नियर बाय नेबरिंग विलेज। दे अर्न गुड प्रॉफिट। उससे वो बहुत अच्छा गुड प्रॉफिट, पैसे कमाने लगा और बहुत सक्सेस हुआ। दे ऑल वॉन्टेड अ बेटर फ्यूचर एंड चिल्ड्रन टू। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल। पंचायत से मतलब वहाँ रिक्वेस्ट करी गई कि वो सारे स्कूल्स ओपन करे विलेज के। एंड दे अश्योर्ड द पंचायत दे वुड बी ऑल सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल। और सारे चिल्ड्रंस को, सारे बच्चों को स्कूल भेजा जाए। और टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम द नियर बाय टाउन। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। सारे ही बच्चे वहाँ से क्या हो, स्कूल जाए। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग ऑफ हिज डॉटर। थोड़े टाइम बाद अपनी बच्ची को भी उनने मतलब ट्रेनिंग दी टेलरिंग की, मतलब कपड़े सिलने की। वो कपड़े सिलना स्टार्ट करा, मतलब उसने स्टिचिंग, उसने कपड़े सिलना स्टार्ट करा। वो अपनी पूरी फैमिलीज़ के, पूरे विलेज के सारे कपड़े सिलने लगे। उससे वो भी बहुत अच्छा एक प्रॉफिट गेन करने लगे और उसे एक अच्छी न्यू जॉब भी मिल गई। दिस एड अनादर पॉजिटिव इफेक्ट। इससे ये भी बहुत अच्छा एक इफेक्ट हुआ। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इज गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड। मतलब एक इंसान उसका मतलब एग्रो इंजीनियरिंग कर रहा है, एक टेलरिंग कर रहा है, इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई। Now they could sell what they produced to others who came to their village markets. Over a time this village which formerly had no job opportunities। पहले टाइम में क्या हो रहा था कि यहाँ पर किसी के पास भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। पर जब उनने बिगिनिंग, मतलब जब उन्हें स्टार्टिंग करी, जैसे टीचिंग है, टेलरिंग है, एग्रो इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक स्टोरी है सिंपल एक विलेज की, जिससे हमें ये समझाना चाहिए कि हमें कुछ भी करें पर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल जो राइजिंग है वो भी लेवल भी हमारा इम्प्रूव होगा और हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारी ग्रोथ होगी। यही पूरा चैप्टर था, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मिल जाएंगे। तो आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो पीपल एज रिसोर्स था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।